नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्रपथ में। इस समय की सबसे बड़ी चर्चा के साथ मैं हूं हिमानी। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। देश की राजधानी दिल्ली में इमारत ढहने की खबर आई, हादसे में 4 लोग हुए घायल। एलन मस्क और ट्विटर के बीच 44 अरब डॉलर की डील टूटने के बाद दोनों के बीच कानूनी जंग जारी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को पलट दिया है। उन्होंने पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट की मंजूरी दी। ममता बनर्जी ने विपक्षी एकता का किया आह्वान, केंद्रीय एजेंसियों पर निशान साधा। बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है, जिसमें असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस को दौड़ा कर पीटने का मामला आया सामने। तो चलिए बुलेटिन के खबरों को देखते हैं विस्तार से और बात करते हैं दिल्ली की, जहां आजाद मार्केट इलाके में इमारत गिर गई है। दमकल की 3 गाड़ियों मौके पर पहुंची है। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली के आजाद मार्केट इलाके में इमारत ढहने की खबर है, जिसमें दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मलबे से अभी भी 6 से 7 लोगों के फंसने की आशंका है। उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त सागर सिंह कालसे ने बताया कि अब तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। 4 लोग घायल हुए हैं। यहाँ पर कोई नहीं रहता था। यह 4 मंजिला इमारत थी। प्रथम दृष्टया अधिक वजन के कारण यह इमारत गिर गई। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। पीटर जाटको ने कंपनी पर अमेरिकी नियामकों को फर्जी खातों व हैकरों के खिलाफ सुरक्षा को लेकर गुमराह करने का आरोप लगाया है। ट्विटर ने 84 पन्नों का शिकायत में कहा, ट्विटर ने यूजर्स की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था को जो दावा किया था वह झूठा था। एलन मस्क और ट्विटर के बीच 44 अरब डॉलर की डील टूटने के बाद दोनों के बीच कानूनी जंग जारी है। इस बीच मस्क के वकील ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। मस्क के वकील ने दावा किया है कि ट्विटर ने एक व्हीलसेल होकर को मुंह बंद रखने के लिए 70 लाख डॉलर का भुगतान किया था। इसने ट्विटर की परिचालन समस्याओं को लेकर सवाल खड़े किए थे। दरअसल 44 अरब डॉलर की डील मामले में 6 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान मस्क के वकील एलेक्स स्पिरो ने कहा कि एक पीटर जाटको को शांत रहने के लिए 70 लाख डॉलर का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा, मामले से परिचित लोगों ने पुष्टि की है कि वह पैसे जाटको को देने के लिए ही था। उधर ट्विटर ने मस्क को वकील के इस दावे को सिर से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कंपनी के पूर्व सुरक्षा अधिकारी जाटको को कोई भुगतान किया है। दरअसल वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गुरुवार को इस लेन देन के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक जाटको के ट्विटर छोड़ने के बाद उसे मुआवजे के संबंधित जो रकम दी गई वह एक समझौते के हिस्सा था। इस सौदे ने जाटको को सार्वजनिक रूप से बोलने नहीं दिया। हालांकि सरकारी के रूप से ट्विटर ने खिलाफ शिकायत दर्ज की। ट्विटर के पूर्व सुरक्षा अधिकारी ने पीटर जाटको ने कंपनी पर अमेरिकी नियामकों को फर्जी खातों व हैकरों के खिलाफ सुरक्षा को लेकर गुमराह करने का आरोप लगाया है। ट्विटर ने 84 पन्नों की शिकायत में कहा, ट्विटर ने यूजर्स की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था का जो दावा किया था वह झूठा था। बीते माह अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग, संघीय व्यापार आयोग और न्याय विभाग में दर्ज कराई शिकायतों में जाटको ने ट्विटर पर स्वचालित बोट्स की संख्या कम बताने का आरोप मढ़ा और कहा कि कंपनी फर्जी खातों व बोट्स से निपटने के मुकाबले यूजर्स बढ़ाने को प्राथमिकता देती है। सुरक्षा जोखिम में लापरवाही बरतते हुए यूजर्स की संख्या बढ़ाकर ट्विटर अधिकारी लाखों डॉलर का बोनस कमाते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को पलट दिया है। उन्होंने पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट को रखरखाव के लिए 45 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान को यह द्वितीय मध्य अभी और बाद में आतंकवाद को रोकने के लिए दी जा रही है। अहम बात यह है कि पिछले 4 साल में इस्लामाबाद को दी जा रही यह सबसे बड़ी सुरक्षा सहायता है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में पाकिस्तान को दी जाने वाली 2 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता पर बैन लगा दिया था। उन्होंने ये कदम यह कहते हुए उठाया कि आतंकवादी संगठनों, तालिबान और हक्कानी नेटवर्क पर कार्रवाई में पाकिस्तानी फेर रहा है।
अब जो बाइडेन ने इसे पलट दिया है। यह जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी संसद को दी। इसमें कहा गया कि इस्लामाबाद को वर्तमान और भविष्य में भी आतंकवाद से जुड़े खतरों से निपटने में काफी मदद मिलेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, कांग्रेस को प्रस्तावित अधिसूचना में कहा गया है कि विदेशी सैन्य बिक्री की सूचना है। इससे पाकिस्तान की वायुसेना के F-16 कार्यक्रम को जारी रखा जा सकेगा। यह एक महत्वपूर्ण आतंकवादी रोधी सहयोगी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एवं टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता का आह्वान किया है। ममता बनर्जी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए खेला हो बे अभियान का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ मिलकर हम भाजपा को सत्ता से बाहर कर देंगे। उन्होंने कहा कि हम सब साथ आकर भाजपा को 100 सीटों पर समेट देंगे। सीएम बनर्जी ने खेला हो बे का नारा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में दिया था, जिसमें भाजपा को हार मिली थी। ममता बनर्जी ने 2023 के ग्रामीण चुनाव के लिए टीएमसी की तैयारी बैठक में घोषणा करते हुए कहा कि नीतीश जी, अखिलेश और हेमंत हम सब साथ हैं। राजनीति एक युद्ध का मैदान है। हमने 34 साल तक लड़ाई लड़ी है। उन्होंने पीएम मोदी का नाम लिए बिना ही कहा कि भाजपा को अपनी 275 एवं 300 सीटों पर गर्व है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि राजीव गांधी के पास अगले आम चुनाव हारने के पहले 400 लोकसभा सीटें थी। मन की बात मन की व्यथा बन जाएगी। उन्होंने सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा, हमें भाजपा की एजेंसियों नहीं, हमें नौकरी चाहिए। टीएमसी के कम से कम 3 प्रमुख नामों पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी, राज्य के कानून मंत्री मोलाया घटक और पार्टी नेता अनुब्रत मंडल से जुड़े मामलों की जांच कर रही ईडी और सीबीआई की ओर से इशारा करते हुए ममता ने कहा कि कभी झुकेंगे नहीं। वे जिसे चाहे गिरफ्तार कर ले, हम परवाह नहीं। ईडी, सीबीआई और आईटी की इन कोशिशों का जनता अदालत में मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। अगली खबर बिहार से है, जहां राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां गुरुवार की रात असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस के दौड़ कर पीट का मामला सामने आया है। असामाजिक तत्वों के हमले में एक पुलिस कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, जिसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार परिबहर थाना क्षेत्र के पटना मार्केट के पास 4 लोगों के हथियार से लेस होकर बैठने की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। इसमें पुलिस टीम ने शिया मस्जिद के पास खड़े 4 युवकों की तलाशी ली। बताया जाता है कि इसके बाद इन सभी को जांच के लिए पुलिस थाना लेकर आने लगी। इस दौरान मौके पर मौजूद असामाजिक तत्वों ने पुलिस कर्मियों पर हमला बोल दिया और जिन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, असामाजिक तत्वों ने उन्हें छोड़ दिया। लोगों ने पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट और जब पुलिसकर्मी ने भागने लगे तो उन्हें दौड़ कर पीटा। इसके बाद काफी संख्या में लोग पीरबहर थाना भी पहुंच गए और थाने का भी घेराव कर लिया। लोगों का आरोप था कि पुलिस सादी वर्दी में मौके पर क्यों पहुंची। लोगों को यह भी आरोप था कि पुलिस गलत सूचना पर बेवजह जांच के नाम पर लोगों को क्यों परेशान करती है। अगर कोई हथियार रखता है तो पुलिस उसकी जांच करे और उसे गिरफ्तार कर जेल में भेजे। इस दौरान लगभग आधे घंटे तक लोगों का पीरबहर थाने के पास लोगों को हंगामा जारी रहा। बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर लोगों को वहां से वापस कर दिया। इस मामले में देर रात पीरबहर थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसमें पुलिस पर हमला करने के अलावा सरकारी काम में बाधा डालने का केस भी दर्ज किया गया है। घटना के बाद हालात पर नियंत्रण के लिए मौके पर भगवान के साथ काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। पुलिस पर हमला करने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान के लिए पुलिस सीसीटीवी कैमरे तर में फूटे तलाशे में जुटी हुई है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं, मौसम विभाग ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव क्षेत्र के कारण झारखंड में 11 सितंबर से एक बार फिर भारी बारिश होगी। 1 जून से शुरू हुए मानसून के बाद यह छठी बार है जब बंगाल की खाड़ी के ऊपर इस तरह से दबाव बना रहा है। देश के कई राज्यों में मौसम में आए बदलाव से परेशान है, तभी कर्नाटक के बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश के बाद मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक शुक्रवार से रविवार के बीच महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र व मध्य भाग में तेज बारिश होने की उम्मीद है। इस दौरान रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जैसे तटीय जिलों के अलग अलग इलाकों में बहुत भारी बारिश होगी। मौसम विभाग के अधिकारी ने बताया कि मध्य महाराष्ट्र में शुक्रवार को हल्की बारिश होगी, वहीं पुणे और सतारा जैसे जिलों में सप्ताहांत में तेज बरसात हो सकती है। वहीं मराठवाड़ और विदर्भ में रविवार को बारिश होगी। मौसम विभाग ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव क्षेत्र के कारण झारखंड में 11 सितंबर से एक बार फिर भारी बारिश होगी। 1 जून से शुरू हुए मानसून के बाद यह छठी बार है जब बंगाल की खाड़ी के ऊपर इस तरह का दबाव बन रहा है। रांची मौसम विभाग के मुताबिक दबाव क्षेत्र बनने के कारण अगले 2 दिनों तक प्रबल होने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक 11 और 12 सितंबर के राज्यों के कई भागों में बारिश होगी। वहीं दक्षिण पूर्व क्षेत्र के कई भाग, उत्तर और मध्य झारखंड के भागों में बारिश होगी। तभी मौसम विभाग के अनुसार बारिश का सबसे ज्यादा प्रभाव पूर्वी सिंहभूमि, पश्चिम सिंहभूमि और सरायकेला जिलों में रहेगा। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 1 जून से 8 सितंबर के बीच में 624 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य वर्षा 866 मिलीमीटर से कम है। राज्य के 24 जिलों में से 7 में औसत बारिश से 15 में बारिश की कमी और 2 जिलों सूखे की दिक्कत रही है। अधिकारियों का कहना है कि रेस्तरां को ढहाने का पहला आदेश जीसीजेडएमए द्वारा 2016 में जारी किया गया था, जिसे कर्लिस के प्रबंधन ने एनटीसी की समक्ष चुनौती दी थी। 6 सितंबर को न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एनजीटी पीठ ने जीसीजेडएमए की आदेश को बरकरार रखा था। सोनाली फोगाट मामले में गोवा सरकार शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। इसी मामले में सरकार की ओर से आज सुबह विवादास्पद कर्लिस क्लब को ढह गया है। इस रेस्तरां को सीआरजेड नियमों के उल्लंघन के लिए ढहाया गया है। यह वही क्लब है जहां सोनाली फोगाट को पार्टी करते हुए वीडियो सामने आया था। इसी क्लब में फोगाट को ड्रग्स दी गई है, जिससे कुछ घंटे बाद ही उनकी मौत हो गई थी। रेस्तरां के मालिक एडविन नून्स को सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें सशर्त जमानत दे दी गई थी। इस मामले में कुल 4 गिरफ्तारियां हुई थी। अधिकारियों का कहना है कि रेस्तरां को ढहाने का पहला आदेश 2016 में जारी किया गया था, जिसे कर्लिस के प्रबंधन ने एनजीटी के समक्ष चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई 6 सितंबर को न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता में हुई थी। तभी पीठ ने जीसीजेडएमए के आदेश को बरकरार रखा था और रेस्तरां प्रबंधन द्वारा दायर याचिका का निपटारा कर दिया। गोवा पुलिस की जांच में सामने आया है कि जिस क्लब में सोनाली फोगाट को जबरन ड्रग दी थी, वह क्लब एडविन नहीं बल्कि उनकी बहन लिनेट के नाम पर है। एडविन रूटीन में क्लब को संभालता था। गोवा पुलिस की जांच लिनेट तक पहुंच सकती है। भाजपा नेता सोनाली फोगाट की मौत मामले में आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर की दोनों के रिमांड के बाद गुरुवार को मासुपा अदालत में पेश किया। अदालत के आदेश पर गोवा पुलिस ने दोबारा दोनों आरोपियों को 2 दिन के रिमांड पर लिया है। अब एक जांच सामने आया है। भाजपा नेता सोनाली फोगाट को सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने ही ड्रग दी थी। पूर्वी लद्दाख सीमा पर तनाव कम करने की दिशा में भारत और चीन की सेना ने बड़ी घोषणा की है। गुरुवार को दोनों देशों की सेनाओं ने कहा कि पूर्वी लद्दाख गोगारा हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में पेट्रोल पॉइंट 15 से जवानों को हटाने का शुरू कर दिया है। भारत चीन कोर कमांडर स्तरीय बैठक के 16वें दौरे में बनी सहमति के बाद यह फैसला लिया गया है। सीमा पर शांति के लिए यह एक अच्छा कदम है। दोनों देशों की सेनाओं में 17 जुलाई में उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता में इस पर सहमति बनी थी। यह घोषणा ऐसे समय हुई जब एक हफ्ते बाद उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन का सालाना शिखर सम्मेलन है।
इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल होंगे। इस दिन गलवान में हमारे ग्राउंड ट्रूप्स पर दबाव था, चीन पर भी दबाव था। चीन की सेना उस साइड पर बैठी हुई थी तो भारतीय सेना ने उनसे वापस जाने को कहा। हालांकि वो लोग मान गए, पर विवाद शुरू हुआ चीनी हरकत से। चीन ने 2 टेंट लगाए जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट की तरह थे। चीनी सैनिकों ने तर्क दिया कि अब अगर वापस चले गए तो आपकी गतिविधियों पर नजर नहीं रख पाएंगे। भारतीय सेना ने इसका विरोध किया और झड़प शुरू हो गई। चीनी सैन्य हथियार से लैस थे। भारतीय सेना पुरानी प्रैक्टिस के तहत वहां पहुंची थी। इसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, चीन के 40 से ज्यादा जवान मारे गए थे। हालांकि चीन ने इसे स्वीकार नहीं किया। इस झड़प के बाद 30 जून से आसपास दोनों पक्षों में बात हुई और चीन वहां से 1 किलोमीटर पीछे हट गया। भारत अपनी पोस्ट पर वापस आ गया था। बात करते हैं गोवा के कलिस क्लब को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस शर्त पर रोक लगाई है कि अब क्लब में किसी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी। शुक्रवार को क्लब से गिराने का काम चल रहा है। क्लब को गिराने के लिए बुलडोजर भी वहां पहुंच चुका था। यह वही क्लब है जिसमें भाजपा नेता सोनाली फोगट को ड्रग्स दी गई थी। गोवा प्रशासन के मुताबिक कल इस क्लब को नो डेवलपमेंट जोन में बनाया गया है। गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 2016 को इसे ढहाने का आदेश दिया था। क्लब के मालिक एडविन नून्स ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून में आदेश की चुनौती दी थी। एनजीटी ने 6 सितंबर को जीसीआरएमए को फैसले को बरकरार रखा था। इसके बाद 8 सितंबर गुरुवार को जिला प्रशासन ने क्लब को गिराने का आदेश जारी किया था। गोवा के कलिस क्लब में 23 अगस्त की अल सुबह सोनाली फोगट अपने पीए सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर के साथ आखिरी बार नजर आई थी। इसी के बाद उनकी मौत हुई। दोनों आरोपियों 12 दिन से रिमांड पर है। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी इसी क्लब से बाहर आए हैं तो जिसमें सुधीर सोनाली को जबरदस्त कोई लिक्विड पिलाते हुए नजर आ रहा था। पुलिस के अनुसार सोनाली का ड्रग दिया। इसके बाद गोवा पुलिस के द्वारा क्लब को सील कर दिया गया। इस मामले में हत्या के आरोपी पीए सुधीर सांगवान को सुखविंदर को 2 दिन के और पुलिस रिमांड पर लिया गया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ दूसरे को निधन के बाद उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स नए किंग बन गए हैं। अब उन्हें किंग चार्ल्स 3 के नाम से जाना जाएगा। नए किंग के रूप में उन्हें क्या कहा जाएगा, यही नए चार्ल्स 3 का पहला फैसला है। परंपरा के मुताबिक वे अपने लिए 4 नाम चार्ल्स, फिलिप, आर्थर, जॉर्ज में से किसी एक नाम को चुन सकते हैं। उनकी पत्नी कैथरीन को डचेस ऑफ कॉर्नवाल के नाम से जाना जाएगा। महारानी के निधन के 24 घंटों के भीतर लंदन स्थित सेंट जेम्स पैलेस में एक सेरेमोनियल बॉडी के बीच चार्ल्स को आधिकारिक तौर पर राजा घोषित किया जाएगा।
इसी काउंसिल में वरिष्ठ सांसद, सीनियर सिविल सर्वेंट्स, कॉमनवेल्थ हाई कमिश्नर और लंदन के लॉर्ड मेयर शामिल होंगे। सामान्य तौर पर 700 से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, लेकिन इस बार इतनी संख्या की गुंजाइश नहीं दिख रही है, क्योंकि शॉर्ट नोटिस पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 1952 जब एलिजाबेथ दूसरी क्वीन बनी थी, तब करीब 200 लोग वहां गवाह बने थे। पारंपरिक रूप से राजा इसमें शामिल नहीं होता है। इस कार्यक्रम में सबसे पहले प्रिवी काउंसिल के लॉर्ड प्रेसिडेंट पेन मॉडर्ट एलिजाबेथ दूसरे के निधन की घोषणा करेंगे। यह घोषणा ऊंची आवाज में होगी। इसके बाद कई प्रेयर्स होगी। महारानी की उपलब्धियों को भी बताया जाएगा, साथ ही नए किंग की खूबियों को भी गिनाया जाएगा। इसी घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री कैंटरबरी के आर्कबिशप पर लॉर्ड चांसलर सहित कई सीनियर ऑफिसर साइन करेंगे। आमतौर पर एक दिन बाद असेंशन काउंसिल फिर से बैठक होती है। इसमें किंग भी शामिल होते हैं। इस दौरान कोई शाही शपथ ग्रहण कार्यक्रम नहीं होता है। हालांकि 18वीं शताब्दी से चल रही आ रही इस परंपरा के मुताबिक किंग चर्च ऑफ स्कॉटलैंड को सुरक्षित करने की शपथ लेंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडियन कम्युनिटी से मिल रहे सपोर्ट के बारे में चर्चा की। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया गया कि पीएम मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भारत का मुझसे अच्छा दोस्त कोई नहीं है। ट्रंप ने कहा कि भारत और पीएम मोदी के साथ मेरे रिश्ते बहुत खास हैं। हम बेस्ट फ्रेंड हैं। वो कमाल के व्यक्ति हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मेरे कार्यालय में अमेरिका भारत के रिलेशन सबसे ज्यादा मजबूत हुए हैं। इतने मजबूत रिश्ते न तो बाइडेन सरकार के साथ है और न ही ओबामा के साथ है। अमेरिका में भी मुझे इंडियन कम्युनिटी से सपोर्ट मिलता है। अमेरिका में 2024 में प्रेसिडेंट इलेक्शन होने वाला है। ट्रंप ये चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर उन्होंने बात की थी। इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने कहा कि मेरे चुनाव लड़ने से बहुत लोगों को खुशी होगी, लेकिन कुछ नाखुश भी होंगे। मैं राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ूंगा। सब चाहते हैं कि मैं इलेक्शन में खड़ा हो। मेरी पॉपुलैरिटी ज्यादा है। मैं प्रेसिडेंट कैंडिडेट पर के लिए जाने वाले हर तरह के पोल और सर्वे में आगे हूँ। चुनाव लड़ने के सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी को घेर लिया। उन्होंने कहा कि एफबीआई की रेड पर एक सेटअप है। यह न्यायतंत्र का हथियार तौर पर गलत इस्तेमाल करने जैसा है। यह कट्टर लेफ्ट डेमोक्रेट्स का हमला है। वे नहीं चाहते कि मैं 2024 में चुनाव लड़ूं। एफबीआई ने 9 अगस्त को पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के आलिशान फार्म हाउस और रिसोर्ट मारे लीगो पर छापा मारा था। यहाँ एजेंट्स के दूसरे लोगों के मिलिट्री और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के जुड़े डॉक्यूमेंट्स मिले थे। इस पर ट्रंप ने कहा कि वह डॉक्यूमेंट्स मुझे फंसाने के लिए रखे गए हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैंने डॉक्यूमेंट चुराकर कानून तोड़ा है। क्लोजिंग करो नहीं तो बनेंगे जो नीचे है। राजधानी भोपाल की सड़कों पर शुक्रवार से 40 नई सीएनजी बसें दौड़ेंगी। ये बसें 3 नए और 2 पुराने रूट पर चलेगी। इसके बाद शहर में 21 रूट पर कुल 313 बसें हो जाएंगी। नए सीएनजी बसें सुखी सेवनिया भी जाएगी। इससे यात्रियों को आने जाने में आसानी हो जाएगी। सुखी सेवनिया में पहली बार सिटी बस चलेगी। शुक्रवार को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, महापौर मालती राय, विधायक रामेश्वर शर्मा व कृष्ण गौर बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। अमृत योजना अंतर्गत भोपाल शहर के रहवासियों की सुविधा एवं पर्यावरण अनुकूलता के चलते 300 नई सीएनजी बसें मंजूर की गई है। पहले चरण में 40 बसें आ गई है, जिसका संचालन शुक्रवार को शुरू होगा। बीसीएलएल इसका संचालन करेगा। भोपाल में सिटी बसों में एक दिन में करीब 1.25 लाख यात्री सफर करते हैं। किराए के रूप में इन्हें न्यूनतम 7 और अधिकतम 42 रुपए लगते हैं। सभी बसों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम और कैमरे लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ का राजनीतिक प्रशासनिक मानचित्र पूरी तरह से बदलने जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 नवगठित जिलों का औपचारिक उद्घाटन करेंगे।
वह महेंद्रगढ़ पहुंच गए हैं। यहाँ उन्होंने प्रदेश के 32वें जिले महेंद्रगढ़, चिरामिरी, भरतपुर का उद्घाटन किया। उन्होंने कलेक्ट्रेट भवन में कई विकास कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण भी किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, कोरिया जिले के प्रभारी मंत्री नागरिक प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉक्टर शिवराज डहरिया और कोरबा की सांसद ज्योत्सना महंत एवं कोरिया जिले के तीनों विधायक भी उपस्थित हैं। जिले के पहले कलेक्टर PS ध्रुव ने कार्यभार संभाला। इसके बाद 33वें जिले सती के औपचारिक उद्घाटन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री रोड शो और जनसभा भी करने वाले हैं। इन जिला के गठन की अधिसूचना गुरुवार को जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री 9 सितंबर को सवेरे 10:30 बजे बिलासपुर से बिक्री स्थित जैन इंटरनेशनल स्कूल से हेलीकॉप्टर के महेंद्रगढ़ के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री वहां प्रदेश के नवगठित 32वें जिले महेंद्रगढ़, चिरामिरी, भरतपुर के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का उद्घाटन किया। अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। इसके बाद रोड शो और आम सभा भी होगी। मुख्यमंत्री 2 बजे महेंद्रगढ़ की सती के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोपहर को 4 बजे करीब सती के आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। यहाँ पहले स्टेडियम से पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक रोड शो होगा। वहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय का उद्घाटन होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री बड़ादेव स्थापना और महापूजन कार्यक्रम में भाग लेंगे। उसके बाद साथ ही कलेक्टर कार्यालय उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री एक जनसभा को संबोधित कर योजनाओं के लोकार्पण और भूमि पूजन करने वाले हैं। फिर हेलीकॉप्टर से शाम 4:45 बजे रायपुर के लिए उड़ान भरेंगे। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.कलमकर्तव्य.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है कि उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्रपतन के साथ देखते रहिए। नमस्कार।